रिश्तों का वार। इस महंगाई के दौर में जिस शख्स पर 6 बेटियों का बोझ हो, इसकी क्या हालत होगी। और अब तो बेटियों के बोझ से ज्यादा महंगाई ने उनकी कमर झुका दी और हालात की कार इस तरह पलटी के घर में फाकों की नौबत आ गई। वालिद साहब बहुत परेशान रहने लगे। उनकी समझ में नहीं आता था कि अकेले 10 अफराद खाना का पेट किस तरह पालें। जब फाकों तक नौबत आ गई तो वालिद साहब ने अपने बच्चों को बांट दिया। 2 अपने पास रख लिए, बाकी अपनी बहनों और भाई के घर तकसीम कर दिए कि जब तक हालात ना संभले ये तो पेट भर खाने को ना तरसे। वालिद साहिब के हालात ना संभल सकी। फूफियां और हमारे चचा उनको ज़कात की रकम देने लगे। यूं वालिद के हालात में कुछ अरसा तंगी कम हो जाती थी, तब हम भी फिर से अपने घर रहने आ जाते थे। मैं सबसे बड़ी थी। जब वालिद बच्चे बांट रहे थे, बड़ी फूफी ने मुझको मुंतखब कर लिया कि मैं घर का काम काज अच्छी तरह कर सकती थी। फुफो का बेटा असद मेरी इज्जत करता था, मेरा ख्याल रखता और मुझे कोई काम नहीं कहता था। वो कहता कि मिनाहिल, तुम पहले ही हमारे घर का बहुत सा काम करती हो, तुम तो हमारे घर में मेहमान आई हो। मेरा जी चाहता कि कह दूं, मेहमान कहाँ हूं। पेट का दोज़ख भरने के वास्ते किसी के घर की चिलम भरनी पड़े तो इसको मेहमान नहीं कहते, मगर मैं असद को कोई जवाब ना देती और खामोश हो जाती। जानती थी कि फुफो को मेरी असद से ज्यादा बातचीत नागवार गुजरेगी, क्योंकि वो सख्त किस्म की औरत थी। असद भाई अपना कारोबार करते थे। वो वालिदैन के मोहताज नहीं थे। उनकी कपड़ों की दुकान थी जहां रेडीमेड गारमेंट मिलते थे, और हमारे फूफा का अलग कारोबार था। गरज ये कि इस घर में बहुत खुशहाली थी। असद भाई की आदत थी कि काम से वापसी पर मेरे लिए कोई ना कोई चीज जरूर लाते थे और सबसे छुपाकर मुझे दे दिया करते। तब मैं बहुत डरती थी। फुफो सख्त मिजाज थी और मैं नहीं चाहती थी उनको मुझसे कोई शिकायत हो। वालिद हालात की सख्ती और जमाने के सितम ना से सके और इस दुनिया से चले गए। इन दिनों में 15 बरस की थी। दोनों भाई जो मुझसे बड़े थे वो अभी कमाने के काबिल न हुए थे। दूसरी सब बहनें भी एक दूसरे से एक साल छूटी थीं। कई दिन इसके बाद अफसुर्दा और उदासी से गुजर गए। मैंने सिर्फ मिडिल तक पढ़ा था। स्कूल जाना बहुत दुश्वार महसूस होता था। जब रास्तों पर खड़े आवारा मिजाज लड़के तरह तरह की बातें करते तो उधर से गुजरते हुए मैं पसीना पसीना हो जाती। दिन पर लगाकर ओढ़ने लगे। असद भाई के साले की शादी आ गई। अब हमारे हालात काफी बेहतर हो गए थे। भाई माशाअल्लाह कमाने लगे थे, लिहाजा हम सब बहनों ने शादी पर पहनने को अच्छे कपड़े बनवा लिए। वलीमे वाले दिन जब मैंने गुलाबी रंग का जोड़ा पहना, सब ने कहा कि मिनाहिल, तुम इसमें जापानी गुड़िया लग रही हो। असद भी वहां थे। बोले, सब मिनाहिल की तारीफ करोगे या कोई हमारी भी तारीफ करेगा? मैंने कहा, असद भाई आप तो नंबर 1 लग रहे हैं। मेरा लिफ इतना कहना था कि हमारी सारी कजिनों को सैमसंग गया। बात यह थी कि मुझे असद भाई अच्छे लगते थे, क्योंकि बारे दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया था और हमेशा इज्जत और नरमी से पेश आते थे, भी हमको गुरूर से धुतकारा और ना हिकारत से देखा। जब वलीमा खत्म हुआ और दुल्हन को ले जाने लगे तो असद भाई ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं हुजूम से बाहर आ गई और पूछा, भाई क्या बात है? बोले, मेरे साथ जरा मेरे घर तक चलो, दुल्हन के कुछ तोहफे रखे हैं वो उठाकर लाने हैं। उनका घर परली गली में था, लिहाजा मैंने उम्मी से इजाजत ली और उनके साथ चल दी। तभी उनकी मंगेतर शहरबानों ने मुझे देखा और हिकारत से मुंह फेर लिया। बाहर कुर्सियों पर बहुत से लड़के बैठे थे, इनमें मेरे दोनों भाई भी थे। उनको देखकर मेरी जान निकल गई। असद तो आगे आगे जा रहे थे। डर से मैं पलट कर वापस डालहुन के घर घुस गई। जरा देर बाद झानका तो भाई चले गए थे, तब मैं वहां से निकलकर बड़ी फूफो के घर चली गई। वहां असद मेरा इंतजार कर रहे थे। बोले, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दम निकल गया, मगर असद पुरसुकून रहे। फूफो आई थी। इनको किसी ने बता दिया था कि मिनाहिल और असद घर गए हैं। मां को देखते ही वो दूसरे कमरे में सामान लेने चले गए और फूफो मुझको अजीब नजरों से देखने लगी। तभी मैंने कहा, असद भाई जल्दी करो, अपने दुल्हन का सामान पहुंचाना है। दुल्हन तो चली जाएगी,
ये सुनकर उनकी वालिदा पुरसुकून हो गई। हम सामान लेकर गली में आ गए। असद ने मुझसे कहा, मिनाहिल तुम कुछ दिन और रह जाओ, काफी दिन से तुम हमारे घर रहने नहीं आए। असद भाई, मजबूर ना कर, दूर ना फूफो मुझ पर शक करने लगेंगी। तभी उन्होंने सोने की एक चीन अपनी जेब से निकालकर मेरे गिले में डाल दी और बोले, तुम इसको लौटाना नहीं, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान एक मुकद्दस बंधन है। मैं नहीं लेना चाहती थी। असद ने कसम दे दी तो खौफ से रख ली कि कहीं चीन की तकरार पर कोई हमारा नोटिस न ले ले। घर आकर मैंने इस चीन को छुपा दिया। चंद दिन तक सब कुछ भूल कर कामों में लगी रही। एक रोज सुबह सवेरे नाश्ते के बाद मैं पुरसुकून बैठी थी कि असद आ गए। हैरान हुई कि इतने सवेरे आए हैं। कहा कि ऋषि को लेने आया हूं। दरअसल उनकी छोटी बहन राशिदा, जिसको वो प्यार से ऋषि बुलाते थे, कुछ दिन के लिए हमारे घर रहने को आई हुई थी। असद को मौका मिल गया मुझसे बात करने का। कहा, मिनाहिल तुमने कुछ अपनी आइंदा जिंदगी बारे सोचा है? किससे शादी करना चाहोगी? जहां उम्मी कहेंगी। मेरा जवाब था। ये कहकर मैंने चीन निकालकर उनको दी कि ये मैं नहीं ले सकती और मेरा आपका जो मुकद्दस बंधन है, आपको भाई कहती हूं, वही ठीक है। तुम आइंदा मुझको भाई मत कहना। क्यों आखिर? मिनाहिल देखो, तुम मेरा सुकून बर्बाद मत करो। आपकी मंगनी शहरबानों से हो चुकी है, मेरा ख्याल दिल से निकाल दें और शहरबानों से शादी कर लें। वो भी मेरी फूफी की बेटी है और आपकी, बस इसी के बारे सोचें। हम सब खानदानी जाल में उलझे हुए हैं और नहीं निकल सकते, न ही मैं सारे खानदान से टुकर ले सकती हूँ। खुदा जाने इसको क्या सोचे। मेरे हाथ से सोने की छीन लेकर दोबारा मेरे गिले में डाल दी। कहा कि वो बचपन में मेरी मंगेतर थी, अब नहीं है। अब तुम मेरी मंगेतर हो। मैं अपनी माँ से खुद बात कर लूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा। डर से मैं रोने लगी। खैर उसने मुझे मना लिया। अम्मी इस वक्त छोटी बहन को स्कूल छोड़ने गई हुई थी। भाई काम पर और ऋषि सो रही थी। तभी असद को मुझे इतना कुछ कहने का मौका मिल गया। मैंने सोचा भी न था कि कभी असद मुझसे शादी का कहेगा। मोहब्बत फिर शादी, ऐसी बातों के सोचने की गुंजाइश मेरी जिंदगी में नहीं थी। अब मीर इसका तहबाला हो गया। असद ने मुझे किस राह पर लगा दिया था। पहली बार एहसास हुआ कि मैं किस हाल में उलझ रही हूं। सारा दिन भूख ना लगती थी, मेरी हालत अजीब होने लगी। रात को भी चैन की नींद ना सो पाती। असद सामने आता तो मेरा रंग ओढ़ जाता। खौफजदा होकर उसका मुंह तकने लगती। तब वो कहता, मिनाहिल तुम इतनी मासूम हो कि तुमको तो मोहब्बत करने वालों से भी डर लगता है। एक दिन असद आया। अम्मी से कहा कि घर के थोड़े से काम निपटाने हैं, माँ ने मिनाहिल को लेने को मुझे भेजा है। अम्मा ने मुझको इसके साथ भेज दिया। फूफो ने मुझे नीचा दिखाने के लिए बुलाया था और मुझसे एक नौकरानी की तरह खूब काम ले रही थी, मगर असद की हमदर्दी और तसल्ली मेरे साथ थी। वो कहता, डर कर मत रहा करो, देख लेना एक दिन मैं तुमको अपने घर में इज्जत का मकाम दिलाकर रहूंगा और तुम ही इस घर की मालिक होगी। मैं तो अपने मरहूम अबू की खातिर सब डाके से रही थी। फूफो ने इस वक्त मुझे अपने घर में रखा था। जब पेट की आग बुझाने को गुर्बत से मजबूर होकर अब विने अपने बच्चे बहन भाइयों के घर तकसीम किए थे और मैं बड़ी फूफो के हिस्से में आ गई थी। आज फूफो मुझसे पूछ रही थी कि तुमने शादी में गुलाबी कीमती जोड़ा क्यों सिलवाया था? तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? लगता है हराम की कमाई मुंह को लग गई है तुम लोगों की। ये सुनते ही आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं खामोशी से काम कर रही थी। इतने में असद की बहन जहां आला आ गई। कहने लगी, मतरू बाजी, उम्मी की तो यूं ही बोलने की आदत है। वो भी अपने भाई की तरह मेरी हमदर्द थी। मैंने कहा, जहां आला तुम जानती हो ना कि मेरे भाई अब कमाने लगे हैं और वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। इनकी कमाई हराम की नहीं है। वो तो इतनी मेहनत से कमाते हैं कि वक्त से पहले बूढ़े हो गए हैं। मैं जानती हूं मिनाहिल। वो बोली, अब दिल मिला ना करें, मगर मुझसे रोना जब्त ना हो रहा था। शाम को असद दुकान से आया तो मेरी आंखें सुर्ख हो रही थी। समझ गया कि कोई बात हुई है। कहने लगा,
लगता है आज इतना रोई हो कि तुम्हारे आंसू ही खत्म हो गए हैं। तभी जहां आरा ने भाई को बता दिया कि आज उम्मी ने मिनाहिल से ऐसी बात कही है। वो माँ से कुछ कहने जाने लगा तो मैंने रोक लिया। कसम दी कि फुफ्फो से कुछ मत कहना वरना वो उम्र भर मुझे इस घर में बर्दाश्त न कर सकेंगी। असद ने अपने छोटे भाई फहद से कहा कि मिनाहिल ने जोड़ा खरीदना है, कल तुम इसको मेरी दुकान पर ले आना। ये और जगह से क्यों खरीदे, हमारी दुकान से क्यों ना खरीदे। दरअसल उनकी वालिदा ने मुझे जोड़े का ताना दिया था तो वो अपनी दुकान से जोड़ा तोहफे में देकर मेरी दिलजुई करना चाहते थे। तभी जहां आरा बोली, बाजी आप फहद के साथ कल भाई की दुकान पर चली जाना। मैंने उम्मी से कह दिया है कि मिनाहिल जोड़ा खरीदने को घर से पैसे लाई है। जहां आरा के इसरार पर मैं फहद के साथ उनकी दुकान पर गई। रश था। असद ने कहा, फहद तुम गाहों को देखो, मैंने मिनाहिल के लिए जोड़ा पिछली दुकान में रख दिया है। वो इस बात को ना समझ सका और ग्राहकों को माल दिखाने लगा। असद मुझको दूसरी छोटी दुकान में ले आया जो उनकी बड़ी दुकान के पीछे थी। वो मुझको गिफ्ट दिखाने लगा और अचानक मेरा हाथ अपनी आंखों से लगा लिया। इसी वक्त फहद दुकान में आ गया। मैं घबरा गई और अपना हाथ खींच लिया। वो दुकान से बाहर चला गया। मैं रोहांसी हो गई। असद ने तसल्ली दी कि फहद उम्मी जान से कुछ न कहेगा। अगर कह भी दिया ये हमारे हक में अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि उम्मी को इस बात का पता चल जाए तो मैं उनको तुमसे शादी के लिए कहूं। असद मुझे घर लाया तो तीनों फूफियां इकट्ठी थीं और फहद भी मौजूद था। सबको साथ देकर मेरी जान निकल गई। वो आपस में मेरे बारे में बातें कर रही थी। असद ने मुझको दिलासा दिया, घबराना मत। मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब किया देना था। सब की सब मुझ पर बरस पड़े। ऐसी बातें सुनाई कि मेरा खड़ा रहना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि हम बहन भाई उनकी ज़कात पर पलकर जवान हुए थे, लिहाजा ज़बान नहीं खोल सकते थे। असद खामोश न रह सका। इसने माँ और खालाओहे को खामोश हो जाने को कह दिया। तब शहरबानों की उम्मी यानी मेरी मंझली फूफी कहने लगी, असद तेरे ये करतूत थे तो मेरी बेटी से मननी क्यों की थी। असद ने कहा, तब मैं ना समझ था। अब वो मेरी तरफ से आज़ाद है क्योंकि मेरा उसका मिजाज नहीं मिलता, लिहाजा ये शादी कामयाब नहीं रहेगी। तो क्या तुम शादी मिनाहिल से करोगे? हाँ, असद ने जवाब दिया। फर्ज करो मिनाहिल से ना होगी तो फिर क्या करोगे? मौत को गिले लगा लूंगा। असद ने माँ को जवाब दिया। मंझली फूफी कहने लगी, आज तक तो किसी को मरते नहीं देखा, खाला वक्त आने पर देखा जाएगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। तभी फहद से इसकी माँ ने कहा, बेटा तो ही इस बदबख्त को घर छोड़ आ और हाँ, एक एक बात उसके भाइयों और माँ को बताकर आना। मैं बैठी रो रही थी। ये सुन कर मैंने फुफ्फो की मिन्नतें की कि भाइयों और उम्मी को कुछ ना बताओ वरना वो मुझको जीने ना देंगे, मगर वो तो बहुत ही गजबनाक हो रही थी। इतने में असद लूट आया। कहने लगा, इसका क्या कसूर है उम्मी? इसने तो मुझे नहीं सिखाया कि शहरबानों से शादी ना करूं। सब लोग घर में थे जब फहद ने मेरा बैग उठाया। असद तेजी से आगे बढ़ा और मेरा बैग उठाकर कहा कि चुल्लू में तुमको छोड़ आता हूं, तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है। इसी वक्त उसने जेब से सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में डाल दी। मैं अपने हवासों में ना थी। उसने अपने छोटे भाई फहद को भी साथ ले लिया और जब हम घर तक पहुंचे वो दरवाजे पर ठहरकर बोला, मिनाहिल तुम घबराना नहीं बल्कि घर जाकर बता दो कि मैंने तुमसे मंगनी कर ली है। अगर उनको यकीन ना आए तो अंगूठी दिखा देना। मैंने फहद की मिन्नत की प्लेस तुम मेरे घर वालों को कोई बात ना कहना। असद तो जज्बाती इंसान है, तुमको मालूम है कि मेरे साथ किया होगा, मगर उसने कहा मैं तो सब कहूंगा। तुमने क्या सोचकर अंगूठी ले ली है? तुम्हारी औकात किया है? तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कौन सी जायदाद है जिसके लिए असद भाई तुम्हारी खातिर सबसे टुकर ले रहे हैं? शहरबानो साहिब जायदाद है, तुम्हारी तरह ज़कात पर नहीं पली है। हम घर के अंदर गए। थोड़ी देर में ही मेरे दोनों भाई बाहर से आ गए। फहद ने उनसे ऐसी बातें कही कि मेरे होश गुम हो गए। बड़े भाई तैश में आ गए। मुझे खूब मारा। फहद बैठा देख रहा था।
मैंने बहुत जब्त किया, हैरान थी कि कौन सा जुर्म मुझसे सरजद हुआ है कि जिसकी ये सजा मिल रही है। इसके बाद भाइयों ने मेरा गला घोंटना चाहा, तब फहद उठकर दरमियान में आ गया। कहने लगा, मेरी उम्मी ने कहा था, सो मैंने अब लोगों को मामले से आगाह कर दिया। अब मुझे जाने दें, मेरे सामने अपनी बहन की जान ना ले, वरना सब कहेंगे कि फहद ने मिनाहिल को मरवा दिया। वो तो चला गया। भाइयों ने इतना मारा कि मेरे चेहरे पर दाग पड़ गए। मीर अबराहाल हो गया। रू कर चारपाई से लग गई, मुझसे उठा ना जाता था। गला दबाने से नील पड़ गए थे और बुखार भी खूब चढ़ गया। फहद ने असद को जाकर बताया। वो फहद को बुरा भला कहने लगा। इस तरह तो तुम्हें में दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई। मेरे सामने अपनी बहन की जान ना ले, वरना सब कहेंगे कि फहद ने मिनाहिल को मरवा दिया है। वो तो चला गया। भाइयों ने इतना मारा कि मेरे चेहरे पर दाग पड़ गए। मीर अबराहाल हो गया। रू कर चारपाई से लग गई, मुझसे उठा ना जाता था। गला दबाने से नील पड़ गए थे और बुखार भी खूब चढ़ गया। फहद ने असद को जाकर बताया। वो फहद को बुरा भला कहने लगा। इस तरह तो तुम्हें में दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई। जहां आरा अशारिया ने बीच में पड़कर दोनों भाइयों को छुड़ाया और वो असद की और मेरी तरफदारी करने लगी। बोली, शहरबानों को बाप की दौलत का नखरा है, इसके मिजाज देखे हैं। इस घर में आ गई तो अब सबको वो तिगनी का नाच नचुदेगी। असद भैया जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मिनाहिल अच्छी लड़की है और उसके घर में आ जाने से हम सब की भलाई है। अब फुफ्फो गिबर अलिफ की बेटी भी मिनाहिल की तरफदार हो गई है। उन्होंने मेरे दोनों भाइयों को घर बिलवा लिया। भाई उधर पहुंचे तो असद हमारे घर आ पहुंचा। इसने मेरी हालत देखी। मैं इस कदर मजरूब थी कि हल जल ना सकती थी। वो रो दिया। इसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने झटक दिया और मुंह फेर लिया। मेरा ये हाल इसके कारण हुआ था। वो कहने लगा, मिनाहिल ऐसा सलूक मत करो, मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा, अभी तो मैं मरने लगी हूं, तुम क्यों आए हो? मेरा पीछा छोड़ दो। तीनों फूफियां और फहद खुश थे। वो जान गए थे मैंने असद को ठुकरा दिया है। अब मां असद की जल्द अज जल्द शादी करने वाली थी। शादी की तैयारियां होने लगी। इसने मां से कहा कि मैं हर गज शहरबानों से शादी ना करूंगा, नहीं तो कुछ खा लूंगा। तुम मीर इस हराना देख सकोगी। वो बोले, तो खा लो, सिरे की फिक्र ना करो। असद ने वाकई कुछ खा लिया और अस्पताल पहुंच गया। फहद ही इसे अस्पताल ले गया। घर वालों को इत्तला दी। शादी खत्म हो गई। फहद ने ही हमको भी इत्तला दी। ये खबर सुनकर मैं होश खो बैठी। अब तो बस एक ही रात थी कि चचा के पास फरियाद लेकर जाऊं। मैंने छोटी बहन से चची के घर चलने को मिन्नत समाजत की। वो राजी हो गई। मैंने इनसे मिन्नत की, रू कर इल्तिजा की और उनको मन लिया। वो हमारे साथ आ गए और फूफो के पास भी गए। चचा के बेटे मीर इमजाक उड़ा रहे थे कि वह मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मैंने खामोशी से उनके तानों को भी बर्दाश्त किया। चूंकि साथ चचा आए थे, इसलिए उम्मी कुछ न बोले, वरना वो मेरी जान खा जाती। भाई अभी फूफो के घर से नहीं लूटे थे। वहां जाने कैसा झगड़ा चल रहा था। खानदानी फैसला ये हुआ कि असद को जायदाद से आग कर देना चाहिए। सारी पेविप्यो है कि यही सलाह थी ताकि इसका दिमाग ठिकाने आए और मुझको भी सजा मिले। मैं क्या करती? मैंने तो उसे नहीं कहा था कि वो ऐसा करे। मैं तो इसको यही कहा करती थी कि तुम शहरबानों से ही शादी करो। मैं उम्मी और चचा के साथ अस्पताल गई। असद बिस्तर पर दराज था। वो बहुत कमजोर लग रहा था। ड्रिप लगी हुई थी। मुझे देखा तो कहा, मिनाहिल में तुमको ऐसी बात बताओहेगा कि जिसको सुआन कर तुम भी मुझसे किनारा कर लोगी। मुझको जायदाद से आग कर दिया गया है। अब मैं खाली हाथ दो कौड़ी का नहीं। मेरे पास एक दाकान के सिवा कुछ नहीं है। यह दाकान जो मैंने खुद अपनी कमाई से खरीदी है। मैंने कहा, बस यही बात है। बोला, हाँ, या तुमको हैरानी नहीं हुई कि शहरबानों से शादी ना की तो मुझे जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहती थी कि मुझे जायदाद और दौलत की परवाह नहीं। अम्मी और चचा साथ थे, सो कुछ ना कह सकी।
इतना कहा, कोई बात नहीं असद, गम न करो, अल्लाह ताला दौलत फिर से दे देगा। असद का चेहरा जो जर्द हो रहा था वो दाल मिकने लगा। बोला, मिनाहिल मीर अलिफ, यकीन है कि तुम शहरबानों जैसी नहीं हो। उन्होंने तो मेरे आँख हो जाने का सुआन कर मंगनी की अंगूठी भी वापस भिजवा दी है, मेरे ठीक होने का भी इंतजार नहीं किया। इम और चचा भी सुन रहे थे। चचा ने कहा, फिक्र ना करो, तुम्हारे पास अपनी एक दुकान तो है ना, फिर क्या गम, मर्द अपनी मेहनत से दोबारा जायदाद बना लिया करते हैं, दिल छोटा ना करो। इस पर असद गोया हुआ, मामू मैं ठीक होकर आपके पास रहूंगा, क्यों नहीं मैं खुद तुमको अस्पताल से घर ले जाऊंगा। चचा इसको अस्पताल से अपने घर ले गए, फिर वो वही दूल्हा बना। बड़ी मुश्किलों से वो दिन आया। शादी वाले दिन चचा असद की माँ को मिना कर लाए, वो घड़ी भर को आए और निकाह के बाद चली गई। सब ने कहा, चलो उनका इतना आना गनीमत जानो, बाद में मान जाएंगी। असद ने मेरा ग्योनगित उठाकर कहा था, मिनाहिल अब तक तो तुमने से लिया मगर अब कोई जुल्म तुम पर ना होने दूंगा। असद की मोहब्बत कितनी मजबूत थी, उसने मेरी खातिर जायदाद घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे को इस पर नाज था, मेरा दिल इस दिन खुशी से ममूर था। फिर हमने अपना घर बना लिया, छोटा सा खूबसूरत। मैंने भी दिल से असद को चाहा, लाख ऊपर से मना करती रही मगर आखिर दम तक इसका साथ न छोड़ा। चचा शफीक और मेहरबान हुए, वो साथ न देते तो हम कभी एक न हो सकते थे। खानदान में कोई एक फर्द जरूर ऐसा होता है जो साथ देता है। सौ चचे के हमरा हो जाने से अल्लाह ने खुशियां इनाम कर दे। आज मैं खुद को दुनिया की खुश नसीब औरत समझती हूँ जिसको इतना वफादार मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिला है।